नमस्कार सभी बच्चों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ज्ञान गुरुकुल ज्ञान चैनल में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 8वीं का मैथ, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी अध्याय नंबर पहला, अध्याय 1। जो अध्याय 1 है बच्चों अपना, उसका नाम है परिमेय संख्याएं। क्या नाम है बच्चा? परिमेय संख्याएं। कक्षा 8वीं के गणित के पहले अध्याय में है परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, क्या है परिमेय संख्याएं। इससे पहले हमने सम्मिलित वीडियो डाला है चैनल पे, उसमें हमने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या के बारे में समझाया है। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो बच्चे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वो जो पीछे वीडियो डाल चुके हैं उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और उसमें एक्सप्लेन किया गया है परिमेय संख्या, वो जल्दी समझ में आ जाएगी। और आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसे दो पूर्णांक जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं या ऐसे पूर्णांक, जिन्हें हम p बटे q के रूप में, ऐसे पूर्णांक जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि इसके जो अंश बटे हर होता है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी q का मान, जैसे हम लिखते हैं 3/5, ये परिमेय संख्या है। यदि लिख दें -3/5, ये भी परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक है दोनों। और यदि हम लिख दें -5/3, इसको भी हम बच्चों परिमेय संख्या कहेंगे। बटे वाली कोई सी भी संख्या, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। लेकिन यदि इस तरह से लिख दें कि 3/0, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या की शर्त होती है कि ऐसे पूर्णांक जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि हम इस तरह से कहें 0/1, इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि q का मान 0 इसमें नहीं है, यानी अंश बटे हर का मान इसमें 0 नहीं है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। बच्चों, यदि कोई कहता है कि 0.5, क्या यह परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं हाँ, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके यदि पॉइंट को, इसके दशमलव को हम हटाएंगे तो दशमलव को हटाने पर एक का अंक आता है। कितने अंक बाद दशमलव था उतना नीचे 0 बढ़ाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5/10, जो एक परिमेय संख्या है। तो सभी दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं में केवल एक ही शर्त होती है कि इनका हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बच्चों, सभी की समझ में आया कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसे दो पूर्णांक जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास किताब का अभाव है, तो किताब को हम इसी दूसरे मोबाइल में खोल के रखते हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो कह रहे हैं कि हमने प्रायः कई तरह के समीकरणों को पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? समीकरणों को पढ़ा है। जैसे हम एक समीकरण देखते हैं, x प्लस 2
बराबर 13। यह समीकरण है। समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह जरूर होता है, उसको ही समीकरण कहते हैं। दो पद हो गए अपने ये साइड में और उधर, तो इसको हम कहेंगे समीकरण। यदि हम इसको हल करते हैं तो ये अपना रहता है चर पद, x इसमें चर है और जो 2 का अंक है वो अचर पद है। तो x चर को एक साइड में रखते हैं बराबर 13 है और 2 को उस साइड में ले जाएंगे, क्योंकि अंक अंक एक साइड में लिए जाते हैं और चर चर अचर अचर एक साइड में और चर चर एक साइड में, तब समीकरण आगे बढ़ता है। 2 को इधर ले जाएंगे, हमें ज्ञात है, हम जानते हैं कि बराबर के उस साइड यदि कोई संख्या जाएगी या उधर से इस साइड आएगी, मतलब इसका पक्षांतर यदि संख्याओं का करेंगे तो संख्याओं की चिन्ह बदल जाती है अंकों की। तो 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 13 में से 2 घट जाएंगे 11। ये कौन सी, ये अपनी प्राकृत संख्या है, इसको हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। ये हमारी प्राकृत या पूर्ण संख्या, दो में से कोई हम इसको कह सकते हैं। प्राकृत संख्या कहेंगे। अब यदि अब एक दूसरे समीकरण के माध्यम से हम समझें तो दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 5 बराबर 5, यानी x प्लस 5 बराबर 5। इसको जब हम हल करते हैं तो x बराबर 5 और ये वाला जो 5 है वो उधर जाएगा, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 0। बच्चों ये कौन सी संख्या प्राप्त हुई हमें, पहले जो हमने समीकरण किया उसमें हमको एक प्राकृत संख्या 11 के रूप में प्राप्त हुई और इसमें 0 प्राप्त हुई, तो इसको कहेंगे हम पूर्ण संख्या। तो समीकरण हल करने के लिए प्राकृत संख्या भी उत्तर आ सकता है समीकरण में और पूर्ण संख्या भी उत्तर आ सकता है। एक आगे हम समीकरण को हल करेंगे। एक अगला समीकरण है x प्लस 18 बराबर 5। इसका जो पहले पढ़ चुके थे उसका उत्तर आया था 11, ये हमने प्राकृत संख्या माना था, ये हो गई अपनी पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या प्रारंभ होती है। इस समीकरण को हम करेंगे तो क्या देखते हैं कि 18 को हम पक्षांतर करके इस साइड में ले जाएंगे, तो जो चर पद x है उसको यहां लिख देंगे बराबर 5 और इस 18 को 5 के उधर बराबर के उस साइड में, तो 18 प्लस का है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा 18 है। फिर क्या करते हैं बच्चों, x बराबर ये क्या दर्शा रहा है, ये 18 कह रहा है कि मुझे घटाइए। कहां से घटाइए, 5 में से 18 घटाइए। 5 में से 18 कैसे घटेगा, हम उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास 5 रुपए हैं और हम कहीं जाकर के किसी दोस्त के साथ जाकर के 18 रुपए कहीं खर्च कर आए, तो हमें 5 के अलावा और पैसे किसी को देना पड़ेंगे, भले ही हमने अपने दोस्त से ही क्यों ना लिए हो। तो यानी कितने, माइनस के 13 है। तो समीकरणों को हल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस के 13 आते हैं, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है और ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। ये कौन सी संख्या है बच्चों, ये संख्या निकल के आती है अपनी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक को भी हमने जो पीछे हमने वीडियो डाला है अपने चैनल पे, उसमें हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, इनका गहराई से अध्ययन किया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, पहले उसको पढ़ लें, उसको देख लें, इसके बाद में ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अपना पूर्णांक संख्या है। तो हम इन निष्कर्षों के आधार पर यह कह सकते हैं कि समीकरण को हल करने पर, यानी समीकरण जब हम हल करेंगे तो हमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्याएं आंसर के रूप में प्राप्त होगी। केवल एक ही तरह की संख्या से हम समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आगे उदाहरण देखते हैं हम परमेय संख्या का।
परिमेय संख्या का उदाहरण है अपने पास 2x बराबर 3। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों चिन्हों के, इन दोनों, एक चर पद है एक अचर पद है, ये चर कहलाता है ये अचर कहलाता है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह होता है। अचर पद और चर, जब कोई चीज गुणा में होती है उसको हल करते हैं तो वो भाग में चली जाती है, तो जब भाग में होती है उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको हल करते हैं तो गुणा में चली जाती है, यानी एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। तो x बराबर 3 और इस 2 को हम क्या करेंगे, ये गुणा में है इसके नीचे भाग में आ जाएगी 2। तो ये क्या है अपना पूर्णांक, ये अपनी कहलाएगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो हमें समीकरणों से विभिन्न तरह की संख्याएं प्राप्त हुई, परिमेय संख्या भी प्राप्त हुई, पूर्णांक संख्या भी प्राप्त हुई और पूर्ण संख्या भी प्राप्त हुई और अपनी प्राकृत संख्या भी प्राप्त हुई। जैसे एक सवाल और है 5x + 7, इसमें क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम 5x लिखेंगे बराबर 7 को उधर ले जाएंगे। अब ये और ये दोनों एक जैसे समीकरण बन गए, तो x को लिखेंगे 7/5 हो जाएंगे। ये भी हमें क्या, एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। यानी हम कह सकते हैं कि समीकरणों को जो हम हल करेंगे तो ये इन तरीके से इतने प्रकार की संख्या हमें समीकरणों से हल होगी। अकेले प्राकृतिक संख्या से समीकरण को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, ना ही अकेली पूर्ण संख्या से समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। जब किसी समीकरण को हम करेंगे तो इतनी तरह की संख्याओं में से कोई एक संख्या निकल के आएगी। आगे देखते हैं बच्चों, गणित की किताब के अभाव में हम मोबाइल में ही अपनी किताब निकाले हुए हैं बच्चों। तो आगे देखते हैं, अपना टॉपिक है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, यानी जो परिमेय संख्या हमने पढ़ी है, ऐसी संख्याएं हमने पढ़ी हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उनके क्या गुणधर्म हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटियां हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला आ रहा है अपना समग्र, पहला आ रहा है अपना गुणधर्म क्या है, पहला समग्र। समग्र, ये समृद्ध क्या है, इसमें पूर्ण संख्याओं में समृद्ध दर्शाते हैं। पूर्ण संख्याएं जो भी हैं, पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर या व्यकलन करने पर या गुणा करने पर या भाग देने पर, सबसे पहले योग करने पर यदि किसी भी पूर्ण संख्या का हम योग करते हैं, योग यानी जोड़ करते हैं और जोड़ के बाद में एक पूर्ण संख्या ही उत्तर के रूप में प्राप्त होती है, तो यह इन संख्याओं का समृद्ध गुणधर्म कहलाता है। यानी हम लिखते हैं कि 4 + 8 ये एक पूर्ण संख्या है, 4 का अंक, 8 का अंक भी एक पूर्ण संख्या है, इनको जोड़ने पर 12 भी हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो हम ये कहेंगे कि 4 और 8 समृद्ध, यानी इनका गुणधर्म कैसा है, समृद्ध है। यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त हुई संख्या यदि पूर्ण संख्या ही है तो वह उन संख्याओं का समृद्ध का गुणधर्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम जोड़ के अंतर्गत देखेंगे, व्यकलन मीन्स घटाना के अंतर्गत देखेंगे, गुणन के अंतर्गत देखेंगे और भाग के अंतर्गत देखेंगे कि किन किन के अंतर्गत यानी जोड़ में समृद्ध है या नहीं है,
और घटाना में यानी व्यकलन में संबंध है या नहीं है ये संख्याएं, गुणन में ये संबंध है या नहीं है, और भाग में संबंध है या नहीं है, इन चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं योग के अंतर्गत। योग हमने किया, जैसे कोई भी संख्या ले ली हमने, इसमें जो दी है उस उनको छोड़ के भी हम ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया योग के अंतर्गत, योग यानी दो पूर्ण संख्या का जोड़ करें तो हमें प्राप्त होगा। जैसे पूर्ण संख्या 0 भी है प्लस 5 भी है, इनको जोड़ने पर 5 का अंक प्राप्त हुआ। तो 0 और 5 को जोड़ने पर 5 का अंक प्राप्त हुआ, और यह 4 + 7 = 11। ये पूर्ण संख्याएं थी। दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत संख्याओं का गुणधर्म समवृद्ध होता है। हम क्या कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं का गुणधर्म समवृद्ध होता है। कोई भी दो पूर्ण संख्याएं ले लें और उनको हम योग करें, उनको जोड़ें, तो उनका जोड़ हमेशा एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। जब पूर्ण संख्या प्राप्त होगा तो ये नियम यहां लगेगा कि ये संख्याओं का गुणधर्म समवृद्ध है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब व्यकलन देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? व्यकलन के अंतर्गत ये संबंध है या नहीं है, घटाना के अंतर्गत ये संबंध है या नहीं है। घटाना करते हैं। जैसे व्यकलन संबंध का गुण व्यकलन, यदि यानी दो पूर्ण संख्याओं को हम घटा के देखते हैं, क्या ये पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यदि किन्हीं दो संख्याओं को, कोई सी भी दो संख्याएं हों, उनको हम घटा के देखें, उनके क्रम को बदल के या घटा के देखें, यदि घटाने पे हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, तो हम लिख देंगे कि घटाने के अंतर्गत ये जो गुणधर्म है संबंध का, ये संख्याओं का गुणधर्म समवृद्ध कहलाता है। और यदि पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होती है घटाने पर, तो हम कह देंगे कि व्यकलन के अंतर्गत संख्याओं का जो गुणधर्म है वो समवृद्ध नहीं है। हम पहले करते हैं फिर देखेंगे। जैसे हमने किया 7 - 5, क्योंकि घटाना कह रहे हैं, व्यकलन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं बच्चों। 7 में से 5 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 2। पूर्ण संख्या की बात हो रही है अपनी, पूर्ण संख्या है। 7 भी एक पूर्ण संख्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है, तो हमें 2 प्राप्त हुआ। तो इसमें तो हम कह सकते हैं कि ये संबंध है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं में को घटाया, घटाने पे हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई। लेकिन यदि इसको हम ऐसे लिखें, ये भी तो अपनी पूर्ण संख्याएं हैं। 5 - 7, तो इसका आंसर आएगा बच्चों -2। ये दोनों तो एक सी नहीं हुई। हमने पूर्ण संख्या ये भी थी, हमने क्या कहा है, कोई भी पूर्ण संख्या कैसी भी स्थिति में उसको रख के हम घटाएं, यदि एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, तो व्यकलन के अंतर्गत जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका गुणधर्म समवृद्ध होगा। और यदि वो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है तो गुणधर्म समवृद्ध नहीं होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि व्यकलन के अंतर्गत संख्याओं का गुणधर्म समवृद्ध नहीं है। व्यकलन के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं का
गुणधर्म समवृद्ध नहीं है। यानी कोई भी पूर्ण संख्याएं हो उनको हम घटाएंगे तो वो आवश्यक नहीं है कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो। जैसे हमने अभी घटाया 5 - 7 बराबर -2, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये है अपनी पूर्णांक संख्या। लेकिन हमें उत्तर क्या चाहिए था कि घटाने पर भी किसी संख्या में से किसी संख्या को भी घटाने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो, लेकिन हमें यहाँ पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए हम कह देंगे कि व्यकलन के अंतर्गत संख्याओं का गुणधर्म समवृद्ध नहीं है। इसके पहले हमने जो योग पढ़ा था, आप किसी संख्या को किसी संख्या में जोड़ दें, कोई सी भी पूर्ण संख्या किसी भी पूर्ण संख्या में उल्टा सीधा करके जोड़ दें तो उसमें हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। तो केवल पहला जो योग वाला अपना जो नियम था उसमें समवृद्ध है, और व्यकलन के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं का गुणधर्म समवृद्ध नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं गुणन के अंतर्गत। गुणन मीन्स गुणा, गुणन मीन्स गुणा, गुण समवृद्ध। गुणन के अंतर्गत गुणन मीन्स होता है गुणा, यानी इसका अर्थ है कि दो पूर्ण संख्याओं को हम गुणा करें, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। हम यहां देखो उदाहरण करके देखते हैं। 6 × 4, यह भी एक पूर्ण संख्या है और यह भी एक पूर्ण संख्या है। हम पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या इसके गुणधर्म पढ़ रहे हैं। हमने इसका योग वाला गुणधर्म पढ़ा, हमने इसका व्यकलन वाला पढ़ा, अब तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं हम इसका गुणन वाला, यानी गुणन वाला यानी गुणा वाला। दो पूर्ण संख्याओं का गुणा यदि हम करते हैं तो क्या, तो बच्चों हम क्या देख रहे थे, गुणन के अंतर्गत जो पूर्ण संख्याएं हैं वो समवृद्ध है या नहीं। तो गुणन में हम देखते हैं, जैसे हम गुणा करते हैं किसी चीज का, जैसे 4 × 8, तो 8 चौके कितने आ जाएंगे 32, या 7 × 3 बराबर 21, या 5 × 2 बराबर 10, या 3 × 4 बराबर 12, या 9 × 8 यानी 72। किसी भी संख्या का, पूर्ण संख्या का, किसी भी पूर्ण संख्या का यानी किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं, गुणन करते हैं, तो गुणन में जो दो संख्याओं का गुणा होकर एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं का गुणधर्म समवृद्ध होता है। याद रख देंगे, गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म समवृद्ध होता है, ये लिख देंगे। यानी हमने योग का पढ़ लिया, योग में समवृद्ध होता है, व्यकलन में नहीं होता है और गुणन में होता है। किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का यदि गुणा हम करते हैं उसका उत्तर एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं का गुणधर्म समवृद्ध होता है। आगे देखते हैं भाग। क्या देखते हैं बच्चों, भाग। भाग में क्या देखते हैं, भाग दो पूर्ण संख्याओं को भाग दे के देखते हैं, यदि उसका आंसर एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है तो हम कह देंगे कि भाग के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं का जो गुणधर्म है वो कैसा समवृद्ध होता है, देखते हैं। जैसे हम 21 में भाग देते हैं 7 का, यानी इस तरह से लिख देंगे भाग के अंतर्गत 21/7। इसका अर्थ ये होता है 21 में भाग देंगे कितना है, 7 × 21। तो ये तो सर जी अपना एक जो उत्तर आया वो कैसी पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई।
तो हम तो इसको लिख सकते हैं कि भाग के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म में समृद्ध होती है। लेकिन और देखते हैं, कोई दूसरी संख्या से देखते हैं। जैसे हमने दिया भाग 16 में 3 का, तो 3 का यदि भाग देते हैं, 3 5 15 और 1 बच जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 1 बच जाएगा, तो ये तो पॉइंट में आ गया, ये तो अपनी पूर्ण संख्या नहीं है। यदि इसको हम इस तरह से लिखें और यदि 0.10, तो ये तो अपनी गुरुजी ये तो अपनी परम संख्या हो गई। तो भाग में आवश्यक नहीं है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो क्या है अपना जो पूर्ण संख्याओं का आंसर एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, तो हम भाग में लिख देंगे कि भाग के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं का गुणधर्म समृद्ध नहीं होता है। भाग के अंतर्गत दो पूर्ण संख्याओं का गुणधर्म समृद्ध नहीं है। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा? योग के अंतर्गत दो पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, व्याकरण के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं, और गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, और भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं। तो आज हमने बच्चों इतना पढ़ा, और इसको आप रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। कल हम एक टेबल के माध्यम से फिर अगले वीडियो में आपसे पूछेंगे कि व्याकरण के अंतर्गत समृद्ध है या नहीं है, या योग के अंतर्गत है क्या नहीं है, इसका रिवीजन करेंगे। इसको आप जब तक फिर करिए और इसको समझिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय बाय।